हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता। इसमें बहती है गंगा की धारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलल अंबियाइल मुरसलीन। ज़ीवक़ार मेहमानाने इज़ाम, सरपरस्त हज़रात, असातिज़ाए किराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीने किराम, जैसा कि आपको पता है कि हम किस वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चूँकि ये खुशी का मौका है जो हम आज़ादी के जश्न में, खुशी में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। यौम आज़ादी का ये प्रोग्राम चूँकि 1947 की याद में मनाया जाता है। 1947 का 15 अगस्त का दिन वो खुशी की नवेद लेके आया था, जब बरतानिया के लगभग 200 साल के जुल्म और जबर की हुकूमत से हम हिंदुस्तानियों को आज़ादी नसीब हुई थी। इस दौरान की अंग्रेजी राज की बर्बरियत की कहानी तारीख के औराक पर दर्ज है। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का बाकायदा शुरुआत या आगाज़ करूं। थोड़ी सी मैं गुफ्तगू एक मकाला की सूरत में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि आज के हमारे बच्चों को भी पता चल सके कि असल में हम 15 अगस्त को इकट्ठा क्यों होते हैं और इसके पीछे जो तारीख है हम रूस तनाश उससे हो सके। हमारे सामीन को वैसे मैं जानता हूँ बखूबी इल्म है इसका, लेकिन फिर भी मैं गोश गुजार करा देना चाहता हूँ कि ये जश्न आज़ादी क्यों इतनी ज़रूरी है। मैं एक रिसर्च से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी दौर हुकूमत का सबसे काला और डरा देने वाला दौर जो है वो 1880 से 1920 का है, जिसमें अंग्रेज़ों ने मासूम हिंदुस्तानियों की लगभग 1 करोड़ भी नहीं बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा जान ले लेती मासूम हिंदुस्तानियों की। 10 करोड़ उस वक्त 1880 से 1920 के दौरान 10 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान ले ली थी। उस वक्त जबकि भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल था। उस वक्त की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। 20 करोड़ की आबादी में
जान ले ली गई थी मासूम हिंदुस्तानियों की, निहत्ते हिंदुस्तानियों की 10 करोड़ यानी आधी आबादी का खात्मा कर दिया गया था। 1880 के वक्त बरतानवी फौज में जो फौजी बरतानिया के थे वो लगभग 66,000 थे और 1,30,000 फौजी हिंदुस्तान के थे जो उसमें नौकरी कर रहे थे। यानी कुल 1,96,000 फौजी यानी लगभग 2 करोड़ फौजी थे और 2 करोड़ फौजियों ने 10 करोड़ मासूम हिंदुस्तानियों को जाँ बहक कर दिया था। इस वक्त हिंदुस्तानी रियासतों के मालिक और जमींदार वो तमाशा देख रहे थे, तमाशबीन बैठे नजारा देख रहे थे। वो जान रहे थे कि अगर हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जरा भी आवाज बुलंद करेंगे तो हमारी जमीन चली जाएगी, हमारी जाओ हशमत चली जाएगी, जिसकी वजह से वो खामोश रहे। और अंग्रेजी हुकूमत ने ये देख करके उन्हें खूब नवाजा और उन्हें उनकी ताजपोशी की गई। 1757 ईस्वी और प्लासी की जंग, यहां से तहरीक आजादी की शुरुआत होती है और ये हिंदुस्तान की तारीख में 1757 ईस्वी एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है, जब भारत में ब्रिटिश राज के क़याम की एलानिया शुरुआत हो गई थी। यानी 1757 ईस्वी जब बरतानिया हुकूमत का ऐलान हो गया था कि अब हिंदुस्तान में राज ब्रिटिश अंग्रेजों का है और आप गुलाम हो हमारे। और ये दौर लगभग 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी आजादी तक लगभग 190 साल होता है। 190 साल अंग्रेजों ने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े हिंदुस्तानियों पर और अपनी दौरे हुकूमत को बनाए रखने की कोशिश करते रहे। 1600 ईस्वी में ये थोड़ा सा और आप पीछे चलेंगे, 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुकूमत यहां पर कायम हुई थी अंग्रेजों की, उसे नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत ब्रिटिश में ही हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि एक तिजारती कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में इसका क़याम अमल में आया था और फिर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारे सफीरों और मौरिखों के जरिया पता चलाया या ये उनको पता लग गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन बड़ी जरखेज है, बड़ी माला माल है, पैदावार वहां बेपनाह होती है और वहां पर तिजारत के बड़े मौके फराहम हैं। तो वो अपनी हुकूमत के प्रेसिडेंट एलिजाबेथ से इजाजत ली कि हम हिंदुस्तान की तरफ सफर करेंगे और वहां तिजारत करेंगे और उन्हें इजाजत मिल गई। फिर वो आए 1608 ईस्वी में वो भारत के सूरत शहर की बंदरगाह पर उतरे और यहाँ के मुगलिया बादशाह जहांगीर से इजाजत तलब की कि हम यहाँ पर तिजारत करना चाहते हैं और उन्हें कुछ ही दिनों में इजाजत मिल गई और फिर यहाँ पर सूरत में और फिर उसके बाद मैसूर में उन्होंने अपनी तिजारती कंपनी का आगाज कर दिया। जबकि इस ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम उस वक्त
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुआ करता था। और यहां पर अंग्रेजों ने अपनी तिजारत की शुरुआत की रेशम, कपास, नील, मसाले और अफीम से। और सबसे ज्यादा उन्होंने मसाले बेच करके रुपया और माल इकट्ठा किया और खूब मुनाफा कमाया। और देखते ही देखते इतनी ताकत बना ली कि अब वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह डालने लग गए। यानी तिजारती कारखाने वो पूरे हिंदुस्तान में लगाने लग गए। और यहाँ पर पहले से बहुत सारी गैर मुल्की तिजारती कंपनियां थीं और अपनी सियासत से, कूटनीति कह सकते हैं आप हिंदी में, उसकी वजह से वो चूंकि इतने अय्यार और मक्कार कौम है कि अपनी मक्कारी की वजह से यहाँ पर दूसरी यूरोपियन कंपनियों को खदेड़ दिया और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या देखा हिंदुस्तान में? देखा कि यहाँ पर जमीन भी मालामाल है और तिजारत के मौके तो है ही, लेकिन हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी उन्होंने देखा। वो ये कि यहाँ पर गूनागू अलग अलग मज़ाहिब के, मसालिक के लोग रहते हैं और खूब रंजिश है उन्हें आपस में, खूब अदावत है छोटी छोटी रियासतों को लेकर के, छोटे छोटे राज को लेकर के। हिंदू मुस्लिम होने की वजह से बस यहीं से वो कंपनी जो तिजारत के लिए यहाँ आई थी, यहीं से उन्होंने एक ख्याल अपने जहन में पाल लिया कि क्यों ना हम इन्हें अपना गुलाम बनाते हैं, हम इन्हें लड़ाएं और लड़ा करके क्यों ना राज करते हैं। यहीं से उनको ये जज्बा मिला। जबकि उस वक्त 1600वीं ईस्वी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम सुनते हैं, बहुत बार हमारे कानों में ये बात पहुंची होगी कि एक वक्त था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज शायद हमको ये अजीब सा महसूस होता होगा कि आज जो हाल है हमारे हिंदुस्तान का दुनिया के लेवल पे, यानी बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े ममालिक, चाइना, अमेरिका, रशिया, इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें, और हिंदुस्तान कितने पीछे है इस वक्त उनसे, और माशी हाल भी बदहाली तक पहुंचा हुआ है। मगर क्या चीज थी हिंदुस्तानियों के पास कि उस वक्त इसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो हमको पता ही है कि कोई भी मुल्क अमीर और खुशहाल कैसे होता है? क्या हुकूमत बड़ी मालदार होती है इस वजह से? क्या जमीन जो है वो बोलती है कि भाई ये मुल्क बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर है, बहुत खुशहाल है? नहीं, अवाम खुशहाल होती है। अवाम के पास तिजारत के मौके होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं, उनके पास पैसा होता है, तब वो मुल्क अमीर होता है। तो समझ में आया कि 16वीं ईस्वी में जब अकबर बादशाह का राज था, उस वक्त इतनी ज्यादा बहुतात थी लोगों के पास, तिजारत के इतने मौके थे हिंदुस्तानियों के पास, जिसकी वजह से सोना नहीं निकलता था। यहाँ पर सोना कभी नहीं निकला है, सोना नहीं निकलता था। मगर यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज थी, इसकी जरखेजी की वजह से यहाँ पर पैदावार इतनी होती थी कि पूरी दुनिया का चौथाई हिस्सा पैदावार का, पूरी दुनिया का चौथाई हिस्सा पैदावार का यहाँ पर होता था। पैदावार का हिस्सा चौथाई हिस्सा, और वो
यहाँ से दूसरे ममालिक में जाता था, या यूं कि पूरी दुनिया मुंतजिर थी, निगाहें जमाए बैठी थी हिंदुस्तान पर कि वहां से हमें मसाला मिलेगा, वहां से हमें जरूरियात के सामान फराहम होंगे, मिलेंगे, तब हमारे काम चलेंगे। और यही चीज थी जिसकी वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं अपनी बात को कुछ देर के लिए मुलतवी करता हूं और